वक्फ का मतलब होता है दान। वक्फ बोर्ड का अधिकार यह है कि वो जो उसको संपत्ति दान में मिली है उसकी वो खिदमत करे, उसका संरक्षण करे, और उसकी जो खिदमत कर रहा, संरक्षण कर रहा, उसके लिए कोई शुल्क ले, फीस ले। यहाँ मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की भूमिका एक डकैत के रूप में दिखती है, जिसका सरदार सनवर पटेल अपने गिरोह के साथ मध्य प्रदेश के दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के हक दमन करता हुआ नज़र आ रहा है। वह अपने चालाक गिरोह के साथ में मिलकर मध्य प्रदेश के हजारों मुसलमानों के मुस्तकबिल में बर्बादी लिख देना चाहता है। उस षड्यंत्र के लिए उसने एक ई नीलामी का आयोजन किया है। इस ई नीलामी के माध्यम से वह मध्य प्रदेश के जो मुजावर हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, जो उन्हें रियासत काल में राजा महाराजा और नवाबों ने दी है, उन्हें वह वक्फ की ज़मीन बताकर लूटना, खसोटना चाहता है। इसका आखिरी में परिणाम ये होगा कि ये मुजावर इकट्ठे होकर कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर दिखाई देंगे आपको, और जो लोग ई नीलामी भाग ले रहे हैं उन लोगों से इनका विवाद होगा कि जिन गरीब मुसलमानों का वक्त, समय शिक्षा में, रोजगार में, व्यापार व्यवसाय में लगना चाहिए, वो आपको कोर्ट कचहरी के धक्कर खाते हुए दिखेंगे। इस मामले को लेकर मुजावर समाज इकट्ठा होता हुआ नज़र आ रहा है। फ़कीर शाह बिरादरी के शेर मोहम्मद शाह द्वारा एक मुजावर सेना का गठन किया गया है, जो मिलकर इस मामले को कानूनी प्रक्रिया से लड़ेगी। शेर मोहम्मद शाह जी से बात करेंगे कि वो कैसे इस कानूनी लड़ाई को लड़ते हैं आगे। शेर मोहम्मद जी, बताइए आगे की लड़ाई आप क्या कर रहे हैं? मशवरे के लिए बैठे हैं आज हम कि लड़ाई लंबी है और इसको कैसे लड़ा जाए। हमारे इस क्षेत्र के जो बेटमा है, देपालपुर है, सरदारपुर, जो भी गांव लगते हैं, इंदौर ज़िले में हम आज आए हैं। तो जो जिम्मेदार लोगों की बैठक है, ये एक रणनीति बना रहे हम कि शासन शक्ति संपन्न है और संवैधानिक हथियारों से इनसे लड़ना है। तो इस लड़ने के लिए रणनीति के तहत हम बैठे हैं। तो लड़ने के लिए संगठन में शक्ति है और संगठन के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। हमने मुजावर सेना के नाम से एक संगठन का गठन किया है। जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया है, सलीम शाह जिनका नाम है, दौलताबाद यहीं के रहने वाले हैं और दरगाह के मुजावर भी, पीड़ित भी हैं। कौन से जिले के अध्यक्ष हैं? ये इंदौर जिला अध्यक्ष बनाया है इनको, तहसील देपालपुर है। अब तो मैं ये चाहता हूँ, इनसे ये कहा है कि इस प्रत्येक तहसील से एक एक व्यक्ति लेके 11 लोगों की कार्यकारिणी गठित कर लेंगे। ऐसे ही हम पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग बैठकें लेकर पूरे मध्य प्रदेश में 11 लोगों की जिला कार्यकारिणी बनाएंगे और इसको संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। और ये लड़ाई रोड से लगा के संसद तक और जिला कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और वक्फ बोर्ड की नींवें हिला देंगे। मुस्लिम समाज में अति पिछड़ा हुआ है और उसमें अधिकांश लोग आज भी शिक्षा से वंचित है और मुजावर के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं पीर स्थान पर। तो उनके हक हुकूक के लिए या उनको शासन से तो मानदेय मिलता है, तो ऐसा क्यों है कि आपका समाज मानदेय लेने में पीछे रह गया? देखिए सर, सबसे पहली चीज़ है, सारे मैंने जहाँ तक पढ़ा है या समझा है समाज की लड़ाई लड़ते हुए, एक चीज़ सामने आई है कि हमारी समाज धार्मिक शिक्षा में निपुण है। धार्मिक कुरान कंठस्थ याद है उनको, धार्मिक सारी चीज़ें याद है, और वो धार्मिक शिक्षा में इसलिए कि वो धार्मिक स्थल की सेवा करता है। तो उससे उसका आर्थिक विकास नहीं हो पाया है कि उसको एक ही दिमाग में थी कि मेरा बाप दादा दरगाह की खिदमत करते, मुझे धार्मिक शिक्षा का ज्ञान लेना है, इसलिए वो आधुनिक शिक्षा से पिछड़ गया है। और आज उसका पीछे रहने का मुख्य कारण यही है कि उसके पास आधुनिक शिक्षा नहीं है। और शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। बाबा साहब ने कहा था, तो वो बहुत पहले इसीलिए कहा था कि शेरनी का दूध कम पिया है, सियार का ज़्यादा पी लिया है। तो वक्फ बोर्ड में तो बड़े बड़े सियार बैठे हुए हैं, तो ऐसे सियारों से मुकाबला के लिए जो गिरोह है, सक्रिय है, जिनके पास करोड़ों की दौलत है, ताकत है, धनबल है, बाहुबल है, उनसे कैसे अब लड़ेंगे? देखो, हमारे इसमें कहता है कि फ़कीर के हाथ में वो चीज़ है, छोटा सा एग्जाम्पल बता दूँ, कि उसकी एक मुस्कुराहट उसको आबाद कर सकती है और उसका एक आंसू उसे बर्बाद कर सकता है। ऐसे कई जालिम हाकिम आए फ़कीरों का, जब मुल्क गुलाम था, जब फ़कीर आज़ाद था। आज ये हमारी बदनसीबी है, आज मुल्क आज़ाद है और फ़कीरों को गुलाम समझ रहे हैं। तो ये मुगालते दूर कर लें, अब फ़कीर जाग चुका है। ये 1947 वाला देश नहीं है, तो 1947 वाले फ़कीर नहीं है, ये ईंटें हिला देंगे। आज का जो फ़कीर समाज है, उनके सामने आप और क्या क्या चुनौतियाँ देखते हैं? क्या उनके जो शासन से आप क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले क्या है कि शासन
इस समाज के प्रति रवैया अच्छा है शासन का, मंशा भी अच्छी है। वो शासन कभी कांग्रेस का रहा हो या बीजेपी का रहा हो, उसकी नीतियाँ ऐसी नहीं है कि फ़कीर को कोई तकलीफ़ हो, साधु को कोई तकलीफ़ हो, संत को कोई तकलीफ़ हो। जो आज तकलीफ़ जो आ रही है वो इसलिए आ रही है कि जो सर्वा जिनके हक और अधिकारों की रक्षा के लिए जिनको उन्होंने अधिकृत किया है, वो लोग शासन की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं, नियम और कानूनों से हट के काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि बोर्ड को जब भी कोई कार्रवाई करता है, कोई निर्णय लेता है, तो बोर्ड की एक बैठक होती है। तो ई नीलामी से पहले चेयरमैन साहब ने बैठक कब ली वो बताएं। मेरा खुला माइक से चैलेंज है आपसे कि उन्होंने बैठक कब ली, उसकी प्रोसीडिंग बता दे, उस बैठक में शामिल होने वालों को वो हस्ताक्षर बता दे। तो ये क्या है कि मनमानी कार्रवाई है, तालिबानी फरमान है। ये दादागिरी हठधर्मी नहीं चलेगी, ना बर्दाश्त की जाएगी। और हमने इसमें उच्च स्तर पर लिखा पढ़ी भी करी थी, इसमें जांच के आदेश भी हुए और निश्चित है कि इस घपले और घोटाले को बहुत जल्दी सामने भी लाएंगे। शेर मोहम्मद जी, वह मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड एक कुलीन क्लब की तरह नज़र आता है, जिसमें सिर्फ 114 मतदाता हैं और मध्य प्रदेश में हज़ारों दरगाहें हैं, और तो वहाँ पे हज़ारों मुजावर काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो सिर्फ कुछ 114 मुजावर ही को क्यों मुनीफ समझा गया कि वो मतदान कर सकते हैं? साहू जी, ये अभी बात पुरानी बता रहे हैं आप। अब तो 114 भी नहीं है उनके पास, जो मर गया उसको नया बना भी नहीं रहे हैं। अब जिला कमेटी बना रहा है, जो जिला कमेटी का जो जिला अध्यक्ष है उसको वोट डालने का अधिकार होगा। अब जिला कमेटी अनुशंसाओं पे बन रही है, काम पे नहीं बन रही, काबिलियत पे नहीं बन रही है। एक जिला अध्यक्ष की अगर नियुक्ति कोई अनुशंसा कर दे कि इसको जिला वक्फ कमेटी का अध्यक्ष बनाना है, तो चेयरमैन साहब बना देंगे, जबकि एक्ट में अनुशंसा का प्रावधान ही नहीं है। एक्ट में योग्यता है, एक्ट में मुतव्वली होना जरूरी है, दरगाह का मुतव्वली होना जरूरी है। वोट डालने का अधिकार उसको है, जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष को नहीं है। पर ये क्या है कि इसका एक फ़ायदा ले रहा है कि एक्ट में बदलाव होना चाहिए। ये एक्ट बना हुआ है, इसमें संशोधन होना चाहिए। इस कानून में लिखा है कि जिस दरगाह पर 1 लाख रुपए से अधिक की शुद्ध आय है, उसी दरगाह के मुतव्वली को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। मेरा इतना सा निवेदन है कि मंडी बोर्ड के जब चुनाव होते हैं तो प्रत्येक कृषक, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, उसको वोट डालने का अधिकार मिलता है। तो वक्फ बोर्ड के जब चुनाव होते हैं तो समस्त दरगाह के मुजावरों को, मुतव्वली को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। कई दरगाहें, खानका ऐसी है जहाँ पे हिंदू भाई पूजा अर्चना कर रहे हो और मुस्लिम समाज के मुजावर से अच्छी खिदमत वहाँ कर रहे हैं, वो ज़मीन हाँक रहे, जोत रहे, हमें कोई उससे आपत्ति नहीं। हमारा इतना सा निवेदन है कि वोट डालने का अधिकार उस हिंदू भाई को मिलना चाहिए जो दरगाह पे मुजावरी कर रहा है और सेवा दे रहा है, सबको मिलना चाहिए। जब सबको वोट डालने का अधिकार मिलेगा तो निश्चित है हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि अभी जिनको वोट डालने का अधिकार है वो बहुबली लोग हैं जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वो ऐसी दरगाहों पे कब्जा नाजायज़ तरीके से करके बैठे, उनके पास कोई कागज़ नहीं है और वो वहाँ गांजा, अफीम, नशे का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और सबसे पहला संरक्षण प्राप्त सत्ता में बैठे जो चेयरमैन होते हैं, जो आयोग के चेयरमैन होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनको उनका संरक्षण है। और ये गुंडागर्दी है, बाबागिरी नहीं कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। बाबागिरी के नाम पर जो लोग दादागिरी कर रहे हैं, पवित्र स्थानों पर नशे का कारोबार कर रहे हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए, उनको बेनकाब करने के लिए आपकी सेना क्या करेगी? देखिए, हमने तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं यहाँ संविधान के दायरे में कानून को ध्यान में रखते हुए हमने अभी ये सोचा है कि जैसे मेरे को भी इधर का इतना नॉलेज नहीं है, जहाँ भी मुझे ऐसी खबर मिलती है कि अवैध कारोबार चलता है तो मैं वहाँ जाता हूँ। मैं वहाँ किसी के कहने से नहीं बात करता हूँ, वहाँ जाके समझता हूँ। कई जगह शिकायतें झूठी पाई जाती है, कई जगह सच्ची पाई जाती है। जैसे मैं रतलाम का मुझे अच्छा नॉलेज है, तो रतलाम में कोई चीज़ें छुपी भी नहीं है कि कहाँ नशे का कारोबार हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है और कौन कर रहा है। बीट अधिकारी को मालूम रहता है, पर सारे धंधे कैसे चलते हैं पूरी दुनिया जानती है। 10 बार पुलिस उसको पकड़ती है और 10 बार वो कोर्ट से जमानत छोड़ के उसी दरगाह पे जाता है, तो दूसरा काम तो दूध तो बेचेगा नहीं, जो बेच रहा है वही बेचेगा ना। तो हमारा ये कहना है कि हम शासन प्रशासन को इसकी लिखित में शिकायत करेंगे इस संस्था के माध्यम, मुजावर सेना के नाम से, कि कोई भी व्यक्ति अगर अवैध कारोबार कर रहा है तो उससे फ़कीर समाज बदनाम हो रहा है, फ़कीर समाज कलंकित हो रहा है और नशे के कारोबार देश की जो आने वाली नस्लें उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी उससे परेशान हो रहे हैं। इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और जिला स्तर पर हम ऐसी दरगाहें चिन्हित करेंगे किन दरगाहों पर नशों का कारोबार कर रहा है, इनमें कौन लोग शामिल है, पृथक हर जिले में उनके खिलाफ आवेदन देंगे। मध्य प्रदेश तौर पे भी नशा मुक्ति अभियान चला जाएंगे कि मंदिर हो, कि मस्जिद हो, कि धार्मिक इबादत गांव हो, वहाँ नशों का कारोबार मतलब हम किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे साथ है इस वक्त मुजावर सेना के इंदौर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सलीम शाह जी। हम उनसे बात करेंगे कि इस लड़ाई को लेकर आगे उनकी क्या रणनीति है। सलीम जी बताइए।
सर मुझे जैसे कि आज जिला अध्यक्ष बनाया गया है मुजावर सेना की तरफ से, तो मेरी दिली आत्मा ये है कि मैं तन मन धन से इस मुजावर सेना की रक्षा करूंगा और इसके हक़ के लिए लड़ूंगा। मुझे दिल्ली तक भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। आप कौन सी दरगाह से संबंधित मुजावर है? जी मैं फरसराम बाबा की दरगाह से मुजावर हूँ। ये दरगाह कहाँ पर आती है? ये दरगाह दौलताबाद में, ज़िला इंदौर, मध्य प्रदेश, तहसील देपालपुर। तो इसमें काम को करने के लिए क्या रणनीति है आपकी? मेरे से जहाँ तक के भी बनेगा मैं तहसील में जाकर हर मुजावर से मिलूँगा और उसका दुख सुनूँगा। उसके बाद में मैं जो भी होगा मेरे से मैं करूँगा। ये वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ हमको लड़ना है और वक्फ बोर्ड की ईंट से ईंट हलाना हमको। ये वक्फ बोर्ड जब चाहे जब नीलामी चालू कर देता है, जब चाहे मर्जी से नोटिस जारी कर देता है कि हम उसकी ज़मीन नीलाम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी से यहाँ पर मुजावरी करते आ रहे हैं और ये ज़मीन हमारी है। हम इस वक्फ बोर्ड को दिखा देंगे कि हम मतलब कितने ताकतवर हैं। ख्वाजा शाह पीरस्थान बेटमा से संबंधित मुजावर शौकत शाह जी हमारे साथ इस वक्त है चर्चा करने के लिए। हम उनसे बात करेंगे कि उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से उन्होंने मुजावर सेना के सदस्य बने हैं। जी शुक्रिया। मुजावर सेना का सदस्य बनने का मेन कारण है वक्फ बोर्ड एमपी ये सारे ही मुजावरों को आफत दे रहा है, नीलामी की तारीखें निकाल रहा। तो इसीलिए मुजावर सेना का गठन किया गया। हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम इसकी ईंट से ईंट बजा दें। ये हमारे बाप दादाओं की, पूर्वजों की ज़मीनें चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही, सैकड़ों साल का रिकॉर्ड है और वो बतौर इनामात की ज़मीन है। इनाम की ज़मीन वो हमारी खुद की ज़मीन है, पीरिस्तान हमारे हैं और वक्फ बोर्ड ने अपना आप नोटिंग गजट पिटीशन बना के अपना नाम कर ली है। उसके खिलाफ़ हम पूरा संयुक्त एमपी बल्कि पूरा हिंदुस्तान मिल के इसके खिलाफ़ है और इसके खिलाफ़ ही लड़ते रहेंगे। अभी तक आपने कुछ कानूनी लड़ाई लड़ी है वक्फ बोर्ड के खिलाफ इस मामले को लेकर? जी हाँ, लड़ी है ना, वह कानूनी लड़ाई लड़ी है। हम ट्रिब्यूनल से केस हम लड़े हैं, ट्रिब्यूनल से। उसके बाद हाई कोर्ट आए हैं, हाई कोर्ट से हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ है और वापस उसका फ़ैसले का हमने वापस उसका ट्रिब्यूनल में गए हैं। ट्रिब्यूनल में अभी विचाराधीन है। हाई कोर्ट के फैसले से बड़ी ट्रिब्यूनल तो नहीं हो सकती है, तो क्यों आपको वापस ट्रिब्यूनल जाना पड़ा? हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला करा, ट्रिब्यूनल को आदेश जारी किया कि इनकी फिर से सुनो। आपने क्यों नहीं सुनी? वो हमारी सुनी नहीं सही उसने, तो वापस हाई कोर्ट ने आदेश करा तो वो हमारे हक़ में है। अगर हाई कोर्ट आदेश कर रही है इसको तो हमारे हक़ में फ़ैसला है। ट्रिब्यूनल की भूमिका आपको ऐसी लगती है कि वो सुनती नहीं है जो पीड़ितों को नहीं सुनती वो, इसलिए हमें हाई कोर्ट पे भरोसा और हमारे केस हाई कोर्ट या अपने नीचे सिविल कोर्ट में चलना चाहिए। हमें कौन जाएगा वहाँ ट्रिब्यूनल में? भोपाल हमारे सिविल अपने अपने स्थान पे चलना चाहिए। इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास जा अपनी सिविल कोर्ट है उसमें हमारा केस चलना चाहिए और सुनवाई होना चाहिए। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ट्रिब्यूनल में जाने के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिलता है और हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेकर इन्हें वापस से ट्रिब्यूनल जाना पड़ा। आलोट से इस लड़ाई को लड़ने के लिए पंचपीर शाह पीर स्थान के इस्माइल शाह आए हैं यहाँ पर। इनसे हम बात करेंगे। इस्माइल शाह जी का पूर्व में भी वक्फ बोर्ड से मुकाबला करने का अनुभव रहा है। साल 2010 में उन्होंने वक्फ बोर्ड के द्वारा अवैध रूप से जो उन्हेल में नीलामी की गई थी उसका भी इन्होंने विरोध किया था। तो उनसे जानते हैं कि क्या हुई थी उस पूरी घटना में। देखिए 2010 में कस्बा उन्हेल जो उज्जैन ज़िले का एक कस्बा है, वहाँ पर भी शाह बिरादरी की एक दरगाह पर जो ज़मीन थी उसकी नीलामी के आदेश वक्फ बोर्ड ने किए थे, उसका भी हमने विरोध किया और उस काले कानून को हमने वापस करवाया है और मुजावर को ज़मीन दिलवाई है वहाँ पर। उसके बाद तो 2013 में संशोधन हुआ, तो संशोधन को लेकर आपने क्या कार्रवाई करी? अभी हमारी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई चल रही है। क्रिमिनल कोर्ट भी गए थे और अभी कोर्ट में हमारे केस चल रहा है। इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ जंगी प्रदर्शन जो कुछ भी हमको जिस तरीके से भी लड़ना चाहिए हम लड़ेंगे और इसके खिलाफ और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाए, वक्फ बोर्ड को भंग किया जाए। और जो सनोवर पटेल जो आज चेयरमैन बने हैं, इन्होंने जो अपनी मनमर्जी से जो आदेश निकाले हैं नीलामी के वक्फ और उनके खिलाफ भी हम
जाएंगे कोर्ट में और ऐसे चेयरमैन के खिलाफ भी हम FIR दर्ज कराएंगे। वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल का रिश्ता माँ बेटी का रिश्ते जैसा है। इस रिश्ते में बेटी गलती करती है तो माँ बेटी का ही पक्ष लेती है और पीड़ित को फिर अगला दरवाज़ा हाई कोर्ट का खटखटाना पड़ता है और हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेकर वापस उसे ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता है। हर बार कोर्ट से एक ही फैसला आता है, वो ट्रिब्यूनल को फटकार लगाता है, उसको दिशा निर्देश देता है। तो क्या ऐसे ट्रिब्यूनल की कोई औचित्य है? न्याय का साथ देना ट्रिब्यूनल का काम है। उसका यह कार्य भी है कि वो अगर वक्फ बोर्ड कह रहा है कि कोई ज़मीन उसकी है तो उसकी जांच तो करे कि वो वक्फ बोर्ड के स्वामित्व में कैसे आई। क्या वक्फ बोर्ड के कहने से ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल इतने शक्ति संपन्न है कि एक दिन में कभी ये 50 फैसले कर देती, कभी एक दिन में 160 फैसले कर देती हैं। तो ये फैसले करती कैसे हैं? ये गुण दोष का परीक्षण कैसे करती है इतने कम समय में? यह निश्चित रूप से ट्रिब्यूनल सिर्फ वक्फ बोर्ड के हक में फैसले करती हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को भी कई बार ये धता बताते हुए पीड़ित को भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं देती हैं। वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति को अपनी बताता है, नहीं उस संपत्ति को के मालिक को ये साबित करना है कि संपत्ति उसकी है, ना कि वक्फ बोर्ड को। उदाहरण के लिए अगर ये मेरा जो माइक है, अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि माइक वक्फ बोर्ड का है तो मुझे साबित करना है कि माइक मेरा है, ना कि वक्फ बोर्ड का है। इसी टिप्पणी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।